एक तो छोटा शहर, छोटी सी लव स्टोरी और वो रही भी छोटी सी ही क्योंकि मुझे जिम्मेदारी भी रखनी है, पर मेरे पास एजेंसी भी नहीं है कि मैं जाके खुलेआम कॉन्डम खरीद पाऊँ। Exactly. बहुत लुक डाउन अपॉन है लड़कियों का एक्टिव सेक्सुअल बिहेवियर। फॉर मी इक्वालिटी जो होती है रिलेशनशिप में वो ये होती है कि किसी दिन आप 70 कर पा रहे हो तो मैं 30 कर दे रहा हूँ। यू नो व्हेन यू बिकम अ फॉर्मलाइज्ड रिलेशनशिप, आप शादी करते हो, साथ में रहते हो, तो द मैन बिकम्स द प्रोटेक्टर प्रोवाइडर। पर मुझे लगता है कि कभी मर्दों के लिए किसी ने पूछा ही नहीं कि आप इस रोल में खुश हैं कि नहीं है। आपके घर वाले हैं, उनका तो सोच है, शादी तो करनी है। ये प्रेशर है ना, हमें लगता है कि हमारे माँ बाप का है, ठीक है, बट ये माँ बाप का प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर सोसाइटी का है जो कि माँ बाप के थ्रू चैनलाइज होकर हम तक पहुँचता है। लर्निंग हैज बीन कि अकेले होना बेटर है किसी और के साथ अकेले होने से। वो लड़के को ना आप ज्यादा कमा रहे हो इससे तकलीफ नहीं है, वो उसका ईगो है जिसको उससे तकलीफ है, और एक रिलेशनशिप में ईगो की जगह होती ही नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशस्ति सिंह। पेशे से मैं हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन, पर आज मैं आपकी होस्ट हूँ इन दिस वेरी सेफ स्पेस कॉल्ड बोल भाई, जहाँ हम दिल से, ईमानदारी से कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हम अदरवाइज नहीं कर पाते। और ये सब डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ हैं हमारे दोस्त हमजा, हु इज नोन एज द ओजी ग्रीन फ्लैग गाय। हाय हमजा। हेलो प्रशस्ति। आइडिया हियर इज कि कई बार हम पॉडकास्ट में देखते हैं, हम बहुत सारा मीडिया देखते हैं जिसमें कि दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, बट द आइडिया वाज कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो शायद मेल एंड फीमेल्स दोनों के लिए बहुत रेलिवेंट है, जिनमें हमारी आपस में बातें नहीं हो पाती। एंड प्रॉब्ली द आइडिया इज कि शायद अगर हमारी आपस में बातें हों तो हम शायद और खुल के बातें कर पाएँ, कुछ ऐसी डायरेक्शन में जा पाएँ जहाँ पे अदरवाइज हम नहीं जा पाते। एंड आज की थीम कॉन्वर्सेशन की है सच्चा प्यार क्या है यार। बिफोर वी गेट इनटू इट, मुझे पूछना है कि आप अगर पहले प्यार की बात करें, पहले प्यार का आपका आइडिया क्या था, कैसा था? आज आप रुलाएंगे मुझे लगता है। आई कम फ्रॉम पटना, तो एक तो छोटा शहर, छोटी सी लव स्टोरी और वो रही भी छोटी सी ही मेरा ना ग्रोइंग अप पता नहीं कहाँ से आया, बट थॉट था कि आई विल बी अ वन वुमेन मैन, कि मैं जिसको भी अपनी लाइफ में अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा ना उसी से शादी करूंगा। और ये किस उम्र की बात कर रहे हो आप? 2010, यानी 2010 में मैं था 16 साल का। हाँ, तो आपको वन वुमन मैन बनना है 16 साल की उम्र। 16 साल वेरी की गुड। और थी एक, देयर वाज दिस गर्ल एंड हुआ क्या, शी आस्क्ड मी आउट। ओके। एंड आपको ऑलरेडी पसंद थी थोड़ी सी? मुझे बहुत पसंद थी ओके। उस टाइम पे। हाँ। और 9 महीने बाद उसने ब्रेकअप कर दिया। तो मेरे हाथ में ना वो पावर ही कभी नहीं आ पाई कि मतलब टू कंट्रोल बीइंग दैट वन वुमन मैन। एंड मेरा फिर पूरा मतलब पर्सपेक्टिव जो था ना प्यार का, वही उधर चेंज हो गया कि मतलब मैं चाह रहा था कि मैं प्यार करूंगा, इससे शादी करूंगा। मैंने अपनी मम्मी से लड़ा है 16 साल की उम्र में। yes. And I felt so stupid that for someone I've just met, I'm fighting with my mother कि like ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो मतलब to be honest मैं नहीं बोलूँगा कि वो प्यार था, क्योंकि जो अब मुझे प्यार लगता है that is so much more evolved. Correct. When I went through my first proper heartbreak and I was like, oh, ऐसा फील होता है क्या जब आप किसी को ऐसा किया क्या मैंने किसी के साथ? हाँ, कि जब आपका पहला हार्ट ब्रेक होता है और अगर आप देर में आए, जैसे आप कह रहे हो ना कि आपका 16 साल की उम्र में आ गया, मेरा शायद पहला हार्ट ब्रेक 24 साल की उम्र में आया रहा होगा। और तब तक ऑफ कोर्स उसके पहले अप्स एंड डाउन्स थे, रिलेशनशिप के फाइट्स होते थे, ऑफ कोर्स दिल छोटी तरीके से टूटता है रिलेशनशिप में। बट जब पहला बड़ा ब्रेकअप हुआ ना, तो मैंने 16 से लेकर 24 तक में जितनी बार भी ये गलतियाँ की होंगी, जितनी बार भी किसी ने मुझे जाके बोला होगा कि कि तूने मेरा दिल तोड़ा है, वो मैंने तब जाके समझा, और तब जाके ना एक तरह से मैंने सारा उसका जो गिल्ट था वो प्रोसेस किया। शॉर्ट में बताओ कि वो 16 साल के हमजा से लेके आज के हमजा में क्या मेजर चेंज आया है? लाइक वन वुमन मैन तो मैं अभी भी हूँ। पहले बस डेफिनेशन चेंज हो गई। पहले लगता था कि the first woman in my life will be the woman for the rest of my life. Silly, but now it is like the right woman in my life will be the woman for the rest of my life. Or like every passing relationship grows you a little. It has made me realize that love is not only about the perfections. तो हम ना हमेशा मतलब पहली डेट पे भी यही बातें करते हैं कि what are your hobbies, what do you like to do. Imperfections की हम कभी बात ही नहीं करते हैं। imperfections हम डिस्कवर करते हैं जब हम रिलेशनशिप के अंदर घुस जाते हैं। एंड यूजुअली हम उसको तब डिस्कवर करते हैं
जब वो हमें ऑलरेडी डैमेज कर चुका होता है और फिर उस टाइम पे उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो आई हैव इवॉल्व्ड इन अ वे दैट नाउ इफ आई एम मीटिंग यू आई विल आस्क यू दैट व्हाट इज योर क्रेजी. मेरे को पहले आप ये बता दो. बिकॉज क्योंकि क्या है ना कि जब पता है कि हाँ ये नहीं है इंसान में, इस पे वो वर्क कर रहा है, वर्क कर रही है, और फिर उस रिलेशनशिप में जब छोटे छोटे उसके परफेक्शंस मेरे को मिल रहे हैं ना, सो इट इज जस्ट इंक्रीजिंग माय लव. अब जब हम प्यार के दुश्मनों की बात कर रहे हैं, ओके, ये दुश्मनों का मतलब कि मुझे लगता है कि ना हम अगेन अपनी सोसाइटी में ना एक्सटर्नल दुश्मनों से लड़ते लड़ते इतना बिजी हो जाते हैं कि जो इंटरनल दुश्मन है उन पे ना हम ध्यान नहीं दे पाते. कि ईगो हो गया एक चीज़. दूसरा हो गया कि कोई भी किसी भी किताब में, किसी भी थ्योरी में हमेशा वो कहते हैं कि रिलेशनशिप अच्छे होने के लिए कम्युनिकेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. बहुत एक फंडामेंटल पिलर है. कम्युनिकेशन जो है रिलेशनशिप में, जो अगेन नेचुरली हमें नहीं करना आता, उसको हम कैसे नेविगेट करें. होता क्या है ना कि मैं बताता हूँ कि प्यार में क्या होता है. अक्सर एक चीज़ बहुत अक्सर होती है कि जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो ना और वो कुछ ऐसा करते हैं जो कि आपको अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, तो आप उनको बोलते नहीं हो क्योंकि आपको तो लगता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो वो तो खुद ही समझ जाएंगे ना. खुद ही समझ जाएंगे. उनको पता होना चाहिए. तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तुमको पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया है. वो बताएंगे ही नहीं कि अगर मैं फिर बता रहा हूँ तो फिर प्यार का मतलब क्या है. ऐसा नहीं होता है यार. तुमको बताना पड़ेगा क्योंकि अंदर किसी को क्या चल रहा है, किसी को भी 100% आप नहीं जान सकते हो. और आई थिंक उसके लिए दो चीज़ें आई थिंक बहुत ज़रूरी पड़ती हैं. एक ऑफ कोर्स द ट्रस्ट कि मैं ये बात बोल सकती हूँ और ये बात सही हो चाहे गलत हो, सामने वाला मुझे जज नहीं करेगा. दूसरा ये कि आप भी ना खुद कहीं ना कहीं डर रहे हो कि अगर मैंने अपनी बात खुल के बोल दी, वो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो ईगो से मिक्स हो जा रहा है कि अगर मैंने ये बोल दी ये बात और इसको लगा कि इतनी वाहियात लूजर क्लिंगी टाइप का बिहेवियर है और कितना क्रिंज बात बोली है इसने, तो मैं कैसी लगूंगी इसके सामने. तो आई थिंक एक वो करेज और ट्रस्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं ये करने के लिए. जो हमें लगता है बहुत सिंपल चीज़ें हैं पर है नहीं सिंपल, राइट. कि आप रिलेशनशिप में आई थिंक आपको कमिट करना पड़ता है कम्युनिकेट करने से. कि यू हैव टू बी प्रोएक्टिवली कम्युनिकेटिंग इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि आपके बीच में गैप्स ना हो. अगर मैं खुद की सोच पे थोड़ा फोकस करती तो शायद अंदर से आंसर आता कि गलत है नहीं. बट आई थिंक हम इतने इंथुजियास्टिक होते हैं कि सबके साथ हाँ में हाँ मिलाने के लिए, या इतने इंथुजियास्टिक होते हैं किसी को गलत बोल देने के लिए कि इट हैपन्स अ लॉट. क्योंकि हम अभी अपने आसपास सबसे लाउडेस्ट पीसेस ऑफ कल्चर से उठाते हैं या अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो एक कंसेंट का कॉन्सेप्ट है ना कि हाँ या ना बोलने का, हर बच्चों से आता है कि आपकी मेहमान, आप रिश्तेदार के घर भी जाओ तो पकौड़े 2 बार ना बोलने होते हैं, फिर हाँ बोलना होता है. कि जो एक हिपोक्रेसी तो हमारे कल्चर में है कि भाई सच सामने वाले से साफ साफ नहीं बोलना होता है. सामने वाला आपको मनाएगा तब आप मानोगे. एग्जैक्टली. एंड अगेन दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ सॉन्ग कि गोदी में उठा के ले जाएंगे. तो ये क्या है? क्यों गोदी में उठा के ले जाओगे? वो चल के जाएगी तुम्हारे साथ, उसकी मर्जी. जाना को तो जाएगी, हाथ पकड़ के जाएगी, पैदल चल के जाएगी. हमें रिलेशनशिप के अंदर की भी बाउंड्रीज ना कोई समझाता नहीं है. कि इसमें भी मेरा बहुत फीमेल पर्सपेक्टिव होगा कि हम या किसी बात पे ना बोल सकते हैं. अब मैं इससे पट गई हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि he owns me. No. Right? As a man also have you felt the pressure in this sense कि किसी ने कोई आपकी बाउंड्री एक्सप्लॉइट कर रहा है? ऐसा होता है क्या? लड़कों को फील होता है क्या? होता ना मुझे. हम दोनों पुणे में थे, तो मैं अपने फ्लैट में रहता हूँ, वो अपने फ्लैट में रहती है. तो वो एक दिन रात में मेरे घर पे रुक गई बिकॉज शी वॉज देयर लेट. तो फिर हम साथ में ही थे और फिर नेक जोड़ के वापस चली गई. फिर ये वापस से हुआ, फिर उसका टूथब्रश आ गया, फिर कुछ कपड़े आ गए, फिर धीरे धीरे वो मूव इन कर गई. तो पता ही नहीं चला कि रिलेशन कब स्टार्ट हो गई. तो जब वो स्टार्ट हो गई तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो मैं शादीशुदा लाइफ जी रहा हूँ, जो कि मैं एक टाइम के बाद जीऊँगा ही. राइट नाउ इज़ द टाइम टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप दैट आई हैव विद दिस पर्सन. एंड वाई सडनली आई एम सो कमिटेड. इतना ज़्यादा मैं इससे कमिट क्यों हो गया हूँ? तो वहाँ पे मैं नहीं बोल पाया ना, या मैं वो नहीं कर पाया उसको, वो चीज़ें मैं नहीं समझा पाया. और अल्टीमेटली क्या हुआ, क्योंकि जब मैं वहाँ पे उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाया, इट लेड टू अ ब्रेकअप. बिल्डअप एक दिन आके वो इवॉल्व और फटा. देखिए अब ये टॉपिक थोड़ा सा और मैं सेंसिटिव टेरिटरी में ले जा रही हूँ. व्हेन इट कम्स टू फिजिकल रिलेशनशिप्स, राइट, जब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए और अब आपका एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है, वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है सेक्सुअल कंसेंट का, और कंसेंट का मतलब जैसे हम डिफाइन करते हैं वो ये कि मुझे दिल से, अंदर से, मेरी पूरा दिल दिमाग बॉडी कह रहा है कि हाँ मुझे अब ये करना है, कम्प्लीटली हाँ है. और
आज हाँ है इसका मतलब ये नहीं कि कल भी हमेशा हाँ के लिए है, हाँ है ना, हाँ। कि इट इज़ नॉट अ गिवन। यंग लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सेक्स के साथ, और अगर हम उन्हें नहीं बताएंगे कि भाई तुम्हारा पूरा हक है तुम्हारी हाँ या ना पे, तुम्हारी बॉडी के ऊपर, और सामने वाला क्योंकि तुमने उसको प्रॉमिस किया है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। आपको लगता है क्या कि अब आजकल जो लड़के हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस में बेटर समझते हैं कंपेयर टू पहले? कुछ चेंज है कि नहीं? क्योंकि न्यूज़ में तो लगता नहीं कुछ चीज़ें खास बदली हैं, लेकिन आज की डेट में भी हम मैरिटल रेप इज़ अ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, राइट? कि एंड दैट इज़ द बिगेस्ट टेस्टामेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम कि अगर आपने मुझसे शादी कर ली है तो उसका मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट हम बात कर रहे हैं वो अब ख़त्म हो चुका है, राइट? हमारे लॉ में अभी ये एक्चुअली में ये डिबेट चल रहा है कि ये सही है कि गलत है ना? एज एन इंडियन मेल मुझे जानना है कि क्या आपको लगता है कि पहले और बाद की जनरेशन में अभी जो नए हैं उनको बेटर पता है? एंड आई थिंक अगेन एज अ मेल आई ऑल्सो वांट टू आस्क कि क्या ये चीज़ आपके लिए भी स्ट्रेस पॉइंट होता है, ये कंसेंट वाली बात, क्योंकि हैं तो हम दोनों पार्टीज इसमें इन्वॉल्व? See, I will say कि definitely women they face it more, and it starts right from हमारे घर से, मतलब सोसाइटी का प्रेशर है, घर वाले क्या बोलेंगे, पति परमेश्वर है तो मतलब वो घुटन में जी लेंगे मगर कभी ना नहीं बोलेंगे। इवन दो लड़कियों के लिए ये ज़्यादा होता है, बट मर्दों में भी होती है कंसेंट की प्रॉब्लम, जहाँ पे उनको नहीं मन होता है, बट क्योंकि उनकी मैस्कुलिनिटी ट्रिगर हो जाएगी ना, उनको लग जाएगा अरे ये तो मर्द नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि अ वुमन उसको मतलब नई चीज़ें ट्राई करनी है, बट फॉर द मैन इट्स नॉट फाइन, उसको ऐसा लगता है कि भाई ये नॉट माई थिंग, बट क्योंकि उसको करनी है तो वो तो मर्द है, हाउ विल ही से नो, तो बस वो फ्लो में चला जाता है, और फिर उसको लगता है कि नहीं यार अगर मैं इसको ऐसा बोल दूंगा तो कमिंग बैक टू इट अगेन, तो वही होता है, इट्स लाइक द फियर ऑफ लूजिंग आउट ऑन द मैस्कुलिन साइड ऑफ यू, बट इट्स फाइन। मर्द होने से पहले, औरत होने से पहले आप इंसान हो। करेक्ट। और इसमें एक और जो स्लाइटली सेंसिटिव टॉपिक इसी वेलबींग से लेके आता है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसकी वेलबींग चाहोगे, राइट? पर उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये जो पूरा कॉन्ट्रसेप्शंस का फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट है, राइट? कि हमें पता है कि हेल्दी सेक्स, हेल्दी सेफ सेक्स के लिए प्रोटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समहाउ जो लड़कों को इन्फ्लुएंस होता है, देयर इज़ अ रिलक्टेंस आई हैव सीन, एंड इसलिए जो लड़कियां होती हैं उन पर ना समहाउ एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि एक तो मुझे जिम्मेदारी रखनी है कि जो मैं माई पार्टनर इज़ यूजिंग प्रोटेक्शन, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि मुझे जिम्मेदारी भी रखनी है पर मेरे पास एजेंसी भी नहीं है कि मैं जाके खुलेआम कॉन्डम खरीद पाऊँ, क्योंकि हमारे बहुत लुक डाउन अपॉन है लड़कियों का ये active sexual behavior. It's बहुत tricky topic है, but I really want to understand your point of view on this. प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ एक पार्टी झेल रही है। What is happening to the man? कुछ भी नहीं। तो because of this reason इस चीज को इतने हल्के में लिया जाता है, and then again the entire thing comes back to सच्चा प्यार, कि भाई आप उससे प्यार करते हो ना, तो फिर आप क्यों उसको इस चीज में डालोगे? तो वही मतलब फाइंडिंग द राइट पार्टनर, फाइंडिंग द सच्चा प्यार, अगर आप वो कर पा रहे हो तो फिर ऑटोमेटिकली आप ये सारे कॉन्ट्रसेप्शंस के प्रॉब्लम को और कंसेंट के प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि आपसे कोई अगर सच्चा प्यार करेगा तो वो आपको इन सारी चीज़ों में डालेगा ही नहीं। करेक्ट। सच्चा प्यार जो हम जिसको बोल रहे हैं, आप किसके भी साथ अगर सेक्सुअली पार्टनर अप हो रहे हैं, राइट? अगर आप कैजुअली भी सेक्स कर रहे हैं, अगर आपका फ्लिंग भी हो रहा है, तब भी एक इंसानी लेवल पे एक जो प्यार होता है ना, कि एज अ ह्यूमन बीइंग आई केयर अबाउट अनदर ह्यूमन बीइंग, राइट? कि तुम्हें मेरी मतलब प्यार इज नॉट लिमिटेड टू लाइक जस्ट योर हस्बैंड और योर वाइफ। करेक्ट। कि ये जो कि आज की ये प्यार है, अगर ये सच्चा है इंसानी लेवल पे, तो मैं तुम्हारी केयर करता हूँ। बिल्कुल। ये जानना, ये समझना आई थिंक ज़्यादा आसान है देन कि हम लड़कों पे रेस्ट्रिक्शन लगाएं, उन्हें एजुकेट करें, उन्हें लॉजिकली समझाएं। एजुकेशन तो बहुत पहले मिल चुका है ना, कि आई थिंक ये कहीं ना कहीं दिल से आना पड़ेगा ये चीज़, कि दूसरे इंसान की वेलबींग मेरी जिम्मेदारी है। और ये सब अगर आप इस सारे चीज़ को एक साथ पुट करो
तो आज की डेट में इसको बोल देते हैं द ग्रीन फ्लैग। यही होता है ग्रीन फ्लैग। वेरी ट्रू। बट इट्स समथिंग यू हैव नोन ऑल अलोंग। अगर आप मुझे ये बताइए कि एक्चुअली में अगर आपको ह्यूमैनिटी के बेसिस पे बोलना हो कि कुछ चीज़ें जो डेफिनेटली रेड फ्लैग्स हैं वो क्या होंगी? आई थिंक अगर एक लड़का एक औरत को नहीं समझ सकता है, मतलब एक होता है कि ट्राइंग टू समझना और एक होता है कि भाई मैं मर्द हूं, मैं क्यों समझूं, मेरा काम नहीं है, तुरंत ही डिफरेंशिएट कर देना कि तुम औरत हो तुम्हारा ये है, मैं मर्द हूं मेरा ये है, रेड फ्लैग है। तो आई थिंक एक और जो होगा वो लाइक ये अक्सर होता है कि लड़के क्या करते हैं ना, जस्ट टू विन ओवर, वो कुछ भी कहानी लाइक अगर तुमको कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए तो सीधा बात करो ना, लाइक एवरीथिंग इज आउट देयर इन द ओपन राइट नाउ, पीपल आर फाइन हैविंग कैजुअल रिलेशनशिप्स, दे टॉक अबाउट इट, इफ द गर्ल इज ऑन द सेम पेज विथ यू she will agree for it, if not she'll say no, move on. So I mean just be honest, you don't have to beat around the bush or like give a false expectation and hopes, because इधर दिल होता है यार, अगर honesty नहीं है बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। पर वही ये बहुत मुश्किल है, लोग करते नहीं है, यू नो। आई थिंक लोग आई थिंक खुद को ही शायद झूठ बोल लेते हैं उस टाइम पे कि जब उन्हें अटेंशन चाहिए होता है ना, आई थिंक उनको डर लगता है कि अगर मैं सच बोलूँगा इस पॉइंट तक तो शायद जो मुझे चाहिए इससे वो मुझे नहीं मिलेगा। Can I tell you as a boy where it comes from? Yeah. Like from my personal theory कि as a man you लड़कियाँ क्या करेंगी, घर खेलेंगी, लड़के क्या करेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। So that concept of winning a trophy is embedded in a man since he is a little boy. तो everything about him is winning. वो लड़की को साथ होना आप एक कंपटीशन ले लिया है, so you will do everything in this world to get her. I think हमें as women हमारे लिए difficult रहता है because हमारे अंदर ये instinct नहीं develop होती, right? मेरे लिए inherent ही नहीं है कि relationship में मैं जीत हार की सोचूं। मेरे अलग फ्लॉज हैं, ओके, प्रॉब्ली एज विमेन, ओके, हम सिक्योरिटी ढूंढ रहे होते हैं, हम बहुत कुछ और ढूंढ रहे होते हैं जो भी फ्लॉड कॉन्सेप्ट्स हैं, पर ये झटका हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम ये देख नहीं पा रहे होते कि वो लड़कों को बड़ा ही अलग तरीके से किया गया है, तो क्यों नहीं होगा ये रिलेशनशिप में? So I mean I would really want to know कि like what are the red flags that you मुझे feel? लगता है कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग जो बहुत अनदेखा हो जाता है वो ये कि अगर वो खुद को नहीं जानती है ना, बिकॉज ये जो पूरा प्रेशर है ना कि एक उम्र तक ही एक उम्र पर तुम्हारी एक्सपायरी है एज अ डिजायरेबल वुमन, वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे हमें कितना ज़्यादा ड्राइव कर रहा होता है हमें बहुत बाद में समझ में आता है। और क्योंकि हमने आपको नहीं जान रहे होते तो या तो हम रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं, एकदम अपनी पर्सनैलिटी को इरेज करके हम वर्शिपर्स बन जाते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स मेन स्टार्ट फीलिंग इन रिलेशनशिप कि ये क्या है, ये लड़की इंटरेस्टिंग थी व्हेन आई वाज कोटिंग हर, डेटिंग हर, बट व्हाई इज इट कि अब इसकी सारी पर्सनैलिटी इस रिलेशनशिप के अराउंड ही रह गई है। इवन दो एज समवन जो एकेडमिकली बहुत ड्रिवन थी या मुझे ना था कि भाई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, पैसे कमाने हैं, पर फिर भी मेरी बहुत सारी पर्सनैलिटी इस तरह से शेप थी कि कैसे ये सब तो ठीक है पर कैसे एक अच्छा लड़का मुझे पसंद कर लेगा। ये जो अनलर्निंग है कि भाई पहले मैं खुद को तो जानूँ कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, मैं कौन हूँ, ये सब हमें बहुत बाद में आता है। अब क्या लड़कों को तो मिल रहा है ना एक्सपोजर बाहर का, आपको नहीं दे रहे हैं, तो बाय द टाइम आप वहाँ पहुँच रहे हो, लाइक कब करोगे आप खुद को एक्सप्लोर, डिस्कवर? जब वो जिम्मेदारियों से घर के छूटोगे तब तो ना। तब लाइक यू वर 16-year-old in 2010. Yes. Okay, which means कि you are getting close to 30. I am. मुझसे क्या शर्माना मैं तो एक डिकेड आगे चली। डू यू थिंक कि प्रेशर्स भी बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स आ गई हैं व्हेन इट कम्स टू सोसाइटी एंड रिलेशनशिप्स, स्पेसिफिकली यंग लोगों में? एक बहुत जो एक ज़रूरी सवाल है क्योंकि हम इस कॉन्टेक्स्ट में हैं, हम इंडियन कल्चर में जी रहे हैं कि आप लोग शायद फिक्स ना हो, आपको शायद अभी भी आप फिगर आउट कर रहे हैं कि आपको शादी करनी है नहीं करनी है, पर जो आपके घर वाले हैं उनका तो जो सोच है वो तो सेट है कि शादी तो करनी है। आई थिंक मेरे लाइफ में ये बस अभी अभी आना स्टार्ट हुआ है और लाइक इस पे पता है मैं क्या सोचता हूँ, लाइक मुझे क्या समझ में आया है कि जो ये प्रेशर है ना, हमें लगता है कि हमारे माँ बाप का है, ठीक है, बट ये माँ बाप का प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर सोसाइटी का है जो कि माँ बाप के थ्रू चैनलाइज होकर हम तक पहुँचता है। करेक्ट। जो रियल रीजन है ना बिहाइंड शादी, जो उनको पोता पोती देखना है या नाती नतनी देखना है, whatever they want, or they probably want you to be like हैप्पी
वो बहुत सेकेंडरी आता है। प्राइमरीली इस चीज से ये पूरा प्रेशर ड्राइव होता है। बट प्रशस्ति, आई रियली वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि एक ऐसा इंसान जो अभी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है सोसाइटी से या उसके पेरेंट्स से या खुद भी जो हम अपने दिमाग में चीज़ें बना लेते हैं उससे, बट ही इज़ नॉट रेडी और शी इज़ नॉट रेडी टू गेट मैरिड राइट नाउ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, समझ में ही नहीं आया है। सो हाउ, कैसे डील करेंगे उसके साथ में? My perspective right now is कि it is definitely very hard to deal with it. जितने आप लाइफ में कितने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वो स्ट्रांग बन जाए, कितना भी आपके पास रिसोर्सेज आ जाए ना बोलने की, आपके अंदर इतना कंफ्यूजन आता है ना कि आपको पूरा टाइम डाउट तो होता ही रहता है। पर मेरी लर्निंग ये भी है कि टेकिंग दिस पेन इज फुल्ली वर्थ इट। कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और आप तैयार नहीं हैं और आपने सोसाइटी के प्रेशर के अंडर शादी कर ली, तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप भी उस डाउट के थ्रू ही अपने पाँव आगे बढ़ाएगा, राइट? कि आपकी शादी होगी उसमें भी आपको पूरे टाइम ही लगता रहेगा कि हम कन्विंस शायद नहीं थे, हमने दुनिया के प्रेशर में शादी की है। आई थिंक द लिव्ड लर्निंग हैज बीन कि अकेले होना बेटर है किसी और के साथ अकेले होने से। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी। सोसाइटी इज कैन बी अ रियल मॉन्स्टर जो एक्चुअली सिर्फ बाहर नहीं खेल रहा, वो आपके दिमाग के अंदर खेलता है। पर इस मॉन्स्टर से अगर आप तैयार नहीं हैं तो टेकिंग द पेन टू फाइट विद दिस मॉन्स्टर इज फुल्ली वर्थ। आपको लड़ाई करनी होगी अपने सेक के लिए, क्योंकि इसका जो दूसरा साइड है वो आपको और दुखी और परेशान कर सकता है, वो ज़्यादा बड़ा मॉन्स्टर है। तो अभी इतनी अपने रिलेशनशिप की, शादी की बात कर ली, और अगर अब मैं अपने ऑडियंस के लिए तो बोल दूँ कि ये जो हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, मोस्टली हम ये हेट्रोसेक्सुअल की जो मेल फीमेल रिलेशनशिप्स हैं इनकी बात कर रहे हैं। और क्योंकि हम इनकी बात कर रहे हैं, हमने ऐसे बोला ना कि दोनों जेंडर्स पे प्रेशर्स अलग अलग होते हैं। और मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ से आ रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में वो दोनों मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे और दोनों इक्वली पैसा कमाते थे एक्चुअली। पर उसके बावजूद मेरी मम्मी जो है वो मेरे पापा की असिस्टेंट टाइप ही बिहेव करती थी। मैंने ना जो जेंडर रोल्स सटली अपने घर में देखे हुए हैं कि सब कहने के बाद भी पापा मम्मी में एक डिफरेंस था पावर का, कि जो बड़े डिसीजन है वो पापा ही ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इतनी सटल थी, लेकिन मुझे पता है अब जब मैं देख पा रही हूँ पीछे कि ये जो एक जेंडर रोल थे इस शादी में, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत डीप जाके बैठे। मेरे अंदर का इंस्टिंक्ट रहता है कि भाई ये मेरा जो बॉयफ्रेंड है, भले ही मैं बाहर से नाटक कर लूँगी हम बराबर नहीं है, वो है तो ये मेरा भगवान। तो आई नो कि अगर मेरे अंदर ये बात इतनी डीप छुपी हुई थी, तो मुझे लगता है कि हमारे ज़्यादातर इंडियन हाउस होल्ड्स इससे बहुत दूर नहीं है ना। इसी से रिलेटेड मुझे एक और चीज़ पूछनी है, वो ये कि आपके लिए जो रिलेशनशिप में एक बराबरी का कॉन्सेप्ट है, आप कैसे देखते हो अपने रिलेशनशिप में बराबरी? जब भी हम वर्ड इक्वल सुनते हैं तो हम बोलते हैं 50-50, आधा आपका आधा मेरा, इक्वली डिवाइड कर लो। ये वो इक्वालिटी है ही नहीं। फॉर मी इक्वालिटी जो होती है रिलेशनशिप में वो ये होती है कि किसी दिन आप 70 कर पा रहे हो तो मैं 30 कर दे रहा हूँ, क्योंकि आज नहीं है मेरा दिन, तो आपने 70 कर दिया, मैंने 30 कर दिया। अब किसी दिन आप कर रहे हो 20 तो 80 फिर मैं करूँगा। पॉइंट क्या है ना कि हमें मिल के वो 100 तक पहुँचना है साथ में, मतलब क्योंकि हम एक दूसरे से अगेंस्ट नहीं है। करेक्ट, हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन नहीं हम है। साथ मिलके उस जो प्रॉब्लम है, वो जो गोल है, उसको अचीव करना चाह रहे हैं। करेक्ट, तो इसलिए हमें 50-50 से मैच करने की जरूरत नहीं है, हमें रोज का 100 निकालना है। तो मेरे लिए इक्वालिटी ये है कि मतलब आप मिल के जो अकम्प्लिश कर पाओ, जो साथ में कंप्लीट कर पाओ, वो इक्वालिटी है मेरे लिए, ना कि आधा आधा। और अब जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक और मेरा फेवरेट सवाल है वो पूछना है कि आपका when it comes to looking at your partner, would you be comfortable अगर आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा पैसे कमाए? मुझे ये लगता है कि रिलेशनशिप में अगर जो मेरी इक्वालिटी की डेफिनेशन है, हम वैसे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो कौन कितना पैसा कमा रहा है इज नॉट क्वेश्चन टू बी थॉट और आस्क्ड इन माय रिलेशनशिप। पर somehow जब हम जी रहे होते हैं ना जिंदगी, तो जो भी चीज़ हमें थियोरेटिकली पता होती है ना, वो प्रैक्टिस करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ईगो इज द वर्ड। वो लड़के को ना आप ज़्यादा कमा रहे हो इससे तकलीफ नहीं है, वो उसका ईगो है जिसको उससे तकलीफ है। और एक रिलेशनशिप में ईगो की जगह होती ही नहीं है। पता है ईगो कहाँ से आता है? ईगो आता है इनसिक्योरिटी से। सो इफ अगर किसी इंसान को अगर किसी मर्द को एक औरत के ज़्यादा कमाने से प्रॉब्लम है, तो या तो वो खुद को पहले से ही उससे सुपीरियर समझ के बैठा हुआ है, विच इज़ अ रेड फ्लैग, जो कि हेल्दी नहीं है, या वो सिक्योर नहीं है अपने आप को लेके, अपने प्यार को उसके साथ लेके। Hamza, you're very right.
आई फुली अग्री विद यू कि भाई है तो ये गेम पूरा ईगो का, पर इसमें मेरा वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विद दिस इज कि जब भी हमको पता है कि भाई ईगो प्यार का इतना बड़ा दुश्मन होता है, उसके बावजूद भी बहुत मुश्किल होता है अपना ईगो कॉन्कर करना। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअली एज अ गर्ल, एज अ वुमन, आई थिंक जब मैं छोटी थी हमारा, आई थिंक हम लड़कियों का ना ईगो बहुत बड़ा होता ही नहीं है, पर एज अ ग्रोन अप वुमन जब मैं खुद को वैल्यू करने लग गई हूँ तो मेरा भी ईगो बहुत बड़ा हो गया है, एंड आई सी कि वो मेरे रिलेशनशिप्स में कैसे बीच में आता है। तो जब मैं लड़कों का सोचती हूँ एंड हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोचती हूँ जहाँ पे इतने ज़्यादा प्रेशर है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि कल को जब तुम रिलेशनशिप में हो और किसी को अगर शर्म आती है बोलने में कि यार मेरी जो बीवी है मुझसे ज़्यादा कमाती है, बिकॉज दुनिया तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट कर देती है, और ये कितना भी हम बोल लेना, ये इसको रीवायर करना बड़ा पेचीदा काम लगता है मुझे, बिकॉज आप जी तो सोसाइटी में रहे हो। तो आई थिंक फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज लाइक डायग्नोज कि भाई आपको ईगो है तो क्यों है, और सेकेंडली यू कैन ट्राई वर्किंग ऑन इट, और एज लॉन्ग एज आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, जस्ट हैव द अवेयरनेस कि भाई चल मेरे को ईगो प्रॉब्लम है तो मैं किसी और के ऊपर ही नहीं डालूंगा। करेक्ट Like even if you're in a relationship and you know that you have that fragile ego जो आपकी बहुत easily hurt हो जाता है, तो avoid that relationship, no, for the bit while you work on yourself. Like why would you want to put anyone the trauma that you have been through? When you become a formalized relationship, आप शादी करते हो, साथ में रहते हो, तो the man becomes the protector provider. कि आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई घर में क्या आ रहा है प्रोवाइड करे, रक्षा करे, बाहर की चीज़ों से डील करे, एंड वुमन भले वो वर्किंग वुमन हो पर मेन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी द नर्चरर, टू बी द सॉफ्टर प्रेजेंस इन द हाउस। एंड मुझे लगता है कि जब मेरी जनरेशन की औरतें हैं, जो मैनी ऑफ अस हु ग्रू अप सीइंग दिस, हमने कहा कि हमें रेबल करना है इसके अगेंस्ट, कि हम भी क्यों नहीं बन सकते प्रोटेक्टर प्रोवाइडर। पर मुझे लगता है कि कभी आई डोंट नो कि मर्दों के लिए किसी ने पूछा ही नहीं कि आप इस रोल में खुश हैं कि नहीं हैं। When you actually said the fact that मर्दों से कोई पूछता ही नहीं कि आपको बनना है प्रोटेक्टर प्रोवाइडर की नहीं, and that actually hits me कि भाई सच में किसी ने नहीं पूछा है यार आज तक लाइफ में, क्योंकि भाई बहनों में मैं सबसे बड़ा हूँ, तो अचानक से खुद ही से वो लगती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अरे नहीं उसका भी देखना है, ये भी देखना है, आप लाइफ में जल्दी कुछ करो, क्योंकि फिर आप उनके लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, माँ बाप बोल रहे हैं कि आप इतने बड़े हो गए, आपको चीज़ें करनी है। कभी इतना स्पेस ही नहीं मिली खुद में कि एज अ मैन आई कुड हैव आस्क्ड माई सेल्फ डू आई एक्चुअली वांट दिस। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं वक्त से पहले ही कैसे बाप बन गया था। मुझे नहीं, मतलब मुझे भी तो अपनी लाइफ जीनी है ना, मुझे भी तो अपने केयर फ्री थोड़ा सा रहना है ना। मैं भी तो चाहता हूँ कि मुझे कोई नर्चर करे। 3 साल की उम्र में ही मेरी माँ का अटेंशन शिफ्ट हो गया रहेगा ना दूसरे बच्चे पे, और फिर 6 साल के बाद किसी और के, तो मेरी तो वो मिली नहीं है ना नर्चरिंग मुझे, जो मुझे प्यार चाहिए, और अचानक से अब मुझे आप बाप बना दे रहे हो। तो ये प्रोटेक्टिव प्रोवाइडर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इतना फ्लॉड है ना। एंड अगेन इट कम्स डाउन टू जेंडर रोल्स। लाइक इट हैज टेकन मी अ लॉट ऑफ टाइम टू बी कंफर्टेबल क्राइंग। पिक्चर देख रहा हूँ भर भर के रोना आता है, मतलब मैं तो रैंडम चीज़ों पे रो लेता हूँ, बट ऐसा लगता है कि हम क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, कि यार बोलने दो जो बोलना है, करने दो जो करना है। और मुझे भी आई थिंक आई ऑल्सो अंडरस्टैंड इट नाउ कि नाउ दैट कि मैंने तो हॉबी की तरह कि एज अ पैशन कि मुझे मर्द की लाइफ जीनी है। जब मैं यहाँ पहुँचती हूँ मैं देखती हूँ यार कितनी मुश्किल है ज़िंदगी, जिसमें आप आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जिसमें आपको पूरा टाइम एक फसाड बना के रखना है, एक चेहरा बना के रखना है अपने ऊपर कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि अंदर जो घुटन होती है उससे वो कितनी और तरीके से आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट करती है, राइट। आपका जो स्ट्रेस है, आपकी जो एंग्जाइटी है, कितने लोग डिप्रेस हो जाते हैं बिकॉज वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। सच्चा प्यार या सच्चा अच्छा रिलेशनशिप आपको वो आज़ादी भी देता है कि आप रिलेशनशिप के अंदर भी तो ग्रो करते हो ना, कि आपका पार्टनर है जो आपको इतना फ्रीडम दे रहा है कि तुम्हें अपने इस एस्पेक्ट को और एक्सप्लोर करना है क्या। बिल्कुल। Maybe if you have a knack for writing, तो अगर तुम्हारा पार्टनर फाइनेंसेस टेक केयर कर सकता है और तुम्हें वो मिल रही है फ्रीडम टू बी एबल टू एक्सप्लोर योर राइटिंग एस्पेक्ट, व्हाट मोर डू यू वांट फ्रॉम योर पार्टनर? आई मीन कितनी बड़ी फ्रीडम है, और ये कब आ रही है जब आप जेंडर रोल्स को वो
फिक्स नहीं कर रहे हो ना, आप ब्लेंड इन कर पा रहे हो ना लोगों को, एग्जैक्टली फ्लूइड रख रहे हो आप लोग। करेक्ट द वे वी अप्रोच लव समटाइम ना, हम उसको एज अ ट्रॉफी ट्रीट करने लग जाते हैं। हमें लगता है कि ये एंड गोल है, इसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर होगा। पर एज वी डिस्कस कि वो हैप्पीली एवर आफ्टर भी बनाना पड़ता है हमें, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे के फ्लॉज को अंडरस्टैंड करके, एज यू सेड, और एक दूसरे को ये ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज दे के। ग्रेट हमजा, आई थिंक like it was very nice getting your perspective on Same, this. it was so nice getting your perspective, like, because it's very rare you have such heartful conversations with a woman counterpart. It's very rare when you find someone who is able to resonate and understand कि भाई इधर जो मर्दों का साइड है उसमें भी चीज़ें हैं, and it is okay because ultimately you see a man from the lens of a human being कि ये भी इंसान ही है, ultimately तो इंसान ही है ना। It also is easy for me to talk to you because जैसे कहीं कॉन्वर्जेशन में ये लगता है ना कि सामने वाला बहुत डिफेंसिव हो रहा है, या ये जो अगर मैंने टॉपिक छेड़ दिया तो इसके अंदर कुछ हिल जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी के अंदर की सिक्योरिटी को समझ जाते हो ना, तो यू नो कि आप धीरे धीरे करके ये परतें एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक इट बिकम्स अ ट्रू सेफ स्पेस इन दैट सेंस। सो थैंक यू फॉर दैट। I just hope that after the conversation that we have had, people out there, be it like खुद से, अपने फ्रेंड्स से, अपने पार्टनर्स से ऐसे ही खुल के एक सेफ स्पेस में बात कर सकें। एब्सोल्युटली, और याद रखिए कि सच्चा प्यार सिर्फ पॉडकास्ट तक लिमिटेड नहीं है। सो स्टार्ट दोज कॉन्वर्जेशंस, ब्रेक दोज बैरियर्स एंड स्प्रेड दैट लव। और प्लीज़ हमें भी कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से सच्चा प्यार क्या है यार।